हेलो गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एंडोक्राइन सिस्टम को का लास्ट चैप्टर है दैट इज पैनक्रियास, वो पढ़ेंगे। बिफोर दैट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ डॉक्टर निधि, आई एम एलुमनाई ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू लखनऊ। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दैट इज हमारा जो कोर्स चल रहा है जीएस का, जीएस कंप्लीट कोर्स, इसकी प्राइस है 999 और काफ़ी अच्छा वेटेज है, अराउंड 33% हमारा वेटेज है एग्जाम में। तो ज़रूर अपना जीएस पोर्शन क्लियर कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। इनरोल करने के लिए आप ऐप स्टोर से भी इनरोल कर सकते हैं और गूगल प्ले ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। ठीक है, ये ऐप का आइकन है, इसे देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे दैट इज पैनक्रियास। आज हम पैनक्रियास का दो पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट हम जीआई पढ़ेंगे तब क्लियर करेंगे, अभी हम एंडोक्राइन पार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो पैनक्रियास के टेल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। किस फॉर्म में कॉन्सेंट्रेटेड होता है? आइलैंड ऑफ लैंगहैंस सेल्स के फॉर्म में होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, आइलैंड ऑफ लैंगहैंस सेल्स कहाँ होता है? टेल पार्ट ऑफ पैनक्रियास में होता है। पैनक्रियास का 98% एक्सोक्राइन है, ओनली 2% एंडोक्राइन है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दैट इज आइलैंड ऑफ लैंगहैंस सेल्स। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब आ जाते हैं हम सेल्स ऑफ दीज आइलैंड ऑफ लैंगहैंस। फर्स्ट इज अल्फा सेल, सेकेंड इज beta. Where is the beta cells? Beta cells are in the blue color and okay, marking नहीं किया गया है तो हम बीटा सेल की मार्किंग करें। These very beta cells. We have alpha cell, we have beta cell. Second one is beta cell and third one is delta cell. ठीक है, and fourth one is F cells. और इसको हम ये कह सकते हैं ये हमारा F cells है, पैनक्रियाटिक एसिनाइड्स, एंड इसमें होता है F cells। अभी आते हैं पहले एक एक करके। हमारा एंडोक्राइन पार्ट कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? टेल रीजन पे कॉन्सेंट्रेटेड है एंड इट लुक लाइक एन आइलैंड, सो इट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड्स ऑफ लैंगहैंस सेल्स। इसमें जो अल्फा सेल्स है वो आउटर रिम पे होते हैं। अल्फा सेल्स कहाँ होते हैं? ये ब्राउन वाला या डीप ऑरेंज कलर, रस्ट ऑरेंज कलर कह लो, वो कौन सा सेल्स है? हमारा अल्फा सेल। अल्फा सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? रिम पे प्रेजेंट होता है। आइलैंड ऑफ लैंगहैंस सेल्स के रिम पे कौन सा सेल होगा? अल्फा सेल। अल्फा सेल क्या रिलीज करता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बीटा सेल। बीटा सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, अमाइलिन एंड सी पेप्टाइड। बीटा सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंटर में। ये ब्लू सेल्स आपको जो दिख रहा है दैट इज बीटा सेल। ठीक है, ये हमारा क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन, अमाइलिन एंड सी पेप्टाइड। इंसुलिन का फंक्शन वी ऑल नो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। अमाइलिन क्या करता है? इंसुलिन के एक्शन को पोटेंशिएट करता है। सी पेप्टाइड क्या है? ये इंडोजिनस इंसुलिन मार्कर है। व्हाई इट इज नोन एज इंडोजिनस इंसुलिन मार्कर? बिकॉज जितना अमाउंट में हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है उतने ही अमाउंट में हमारी बॉडी में सी पेप्टाइड प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन मार्कर। इक्वी मोलर रेशियो में दोनों का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होता है, इसीलिए हम सी पेप्टाइड ऐसे करके इंसुलिन का लेवल भी जज कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल कितना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इक्वी मोलर रेशियो में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंसुलिन, अमाइलिन एंड सी पेप्टाइड। दिस इज क्लियर? कहां से सिक्रीट हो रहे हैं? बीटा सेल। दीज आर द बीटा सेल, ब्लू सेल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आइलैंड ऑफ लैंगहैंस। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं दैट इज डेल्टा सेल। डेल्टा सेल ये डिस्पर्स्ड आपको ग्रीन कलर का जो सेल्स दिख रहा है दैट इज आर डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल क्या रिलीज करता है? सोमैटोस्टैटिन। इट इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सोमैटोस्टैटिन क्या है? यूनिवर्सल इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं दैट इज एफ सेल। F cell is responsible for production of pancreatic polypeptide. These purple cells are
एफ सेल्स। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना होगा आपको। बीटा सेल हमारा मैक्सिमम होता है 55% हमारा ये बीटा सेल है, दिस ब्लू वन। ठीक है, एंड टी हाफ इंसुलिन कितना, ओनली एंड ओनली 4 to 6 मिनट। हमारा इंसुलिन का हाफ लाइफ कितना होता है, 4 to 6 मिनट। अब आ जाते हैं डिटेल में हमारे इंसुलिन पे। तो इंसुलिन इज डिस्कवर्ड बाय 3 फिजियोलॉजिस्ट, बैंटिंग, मैकलियोड एंड बेस्ट, एंड इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इंसुलिन के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज द फर्स्ट प्रोटीन टू बी स्ट्रक्चर्ड, फर्स्ट प्रोटीन है जिसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर सीक्वेंस हुआ था, एंड दैट इज डन बाय सैंगर। और ये एक फर्स्ट प्रोटीन है जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से सक्सेसफुली प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट। इंसुलिन इज द फर्स्ट प्रोटीन दैट इज स्ट्रक्चरली सीक्वेंस्ड बाय सैंगर, and it is the first protein that is produced by recombinant DNA technology. इंसुलिन हमेशा जिंक के फॉर्म में, जिंक से बाइंडेड होके बीटा सेल में स्टोर्ड होता है। जिंक क्या करता है, जिंक हमारा इंसुलिन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, दैट्स वाई जिंक से हमेशा वो बाइंडेड फॉर्म में होता है। अब एक आता है हेपाटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज HNF। ये हमारा इंसुलिन के फॉर्मेशन में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसीलिए जब भी म्यूटेशन होगा इस फैक्टर में, हेपाटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर में जब भी म्यूटेशन होगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन विल बी हैम्पर्ड, इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, एंड इट इज गोइंग टू कॉज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, विच इज ऑल्सो नोन एज MODY। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, हेपाटोसाइट न्यूक्लियर फैक्टर, इट एक्ट लाइक अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, इसलिए जब भी इस फैक्टर में म्यूटेशन होगा इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज होगा, हैम्पर्ड होगा, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज डायबिटीज, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, विच इज ऑल्सो नोन एज MODY। ठीक है, अब आ जाते हैं इंसुलिन रिलीज के स्टेप्स पे। तो इसमें होता है GLUT2। GLUT2 क्या है, GLUT2 एक ग्लूकोज सेंसर है, ये हमारा बेजोलेटरल साइड ऑफ बीटा सेल में प्रेजेंट होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द बेजोलेटरल एंड, वो एंड सेल का वो एंड, बीटा सेल का वो एंड जो ब्लड वेसल के साइड है, दैट इज नोन एज बेजोलेटरल एंड। तो GLUT2 कहाँ प्रेजेंट होता है, बेजोलेटरल एंड ऑफ बीटा सेल, जहां पे ब्लड वेसल होता है वहीं पे हमारा GLUT2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये ब्लड वेसल मान लेते हैं तो ब्लड वेसल के साइड में हमारा बीटा सेल का वो एंड जो ब्लड वेसल के साइड है वहां पे हमारा GLUT2 प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ग्लूकोज सेंसर की तरह एक्ट करता है, जैसे ही एक्सेस ग्लूकोज होगा ये अपटेक कर लेता है बीटा सेल में ग्लूकोज को, और ये जो अपटेक होता है दैट इज वाया द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब ग्लूकोज हमारी बॉडी इस बीटा सेल के अंदर आएगा तो वहां पे क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस विल बी देयर, ग्लाइकोलाइसिस होगा और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो एटीपी का फॉर्मेशन होगा। दिस एटीपी इज गोइंग टू कॉज क्लोजर ऑफ दिस एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल क्लोज होने की वजह से क्या होगा, हमारा बीटा सेल के अंदर पोटेशियम आयन एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव आयन एक्यूमुलेट होगा तो उसके वजह से जो मेम्ब्रेन की नेगेटिविटी है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज, और जैसे ये डिक्रीज होके -50 मिलीवोल्ट टू -40 मिलीवोल्ट तक आता है, जैसे ये डिक्रीज होके हमारा 50 मिलीवोल्ट -50 मिलीवोल्ट तक आता है तो कैल्शियम चैनल, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल विल ओपन अप। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है L टाइप कैल्शियम चैनल, ये कैल्शियम चैनल ओपन होगा, उसकी वजह से कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा। दिस कैल्शियम इज गोइंग टू बाइंड विद द इंसुलिन वेसिकल, इंसुलिन वेसिकल से कैल्शियम बाइंड होगा और इंसुलिन वेसिकल मेम्ब्रेन से बाउंड होगा और एक्सोसाइटोसिस विल बी देयर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, GLUT2 ने ग्लूकोज सेंसर की तरह एक्ट किया, जैसे ही ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ दैट इज गोइंग टू कॉज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इनटू द बीटा सेल। बीटा सेल में जैसे ही ग्लूकोज आएगा ग्लाइकोलाइसिस विल स्टार्ट, and due to glycolysis ATP will be there, formation of ATP will be there, and due to that ATP there will be the closure of ATP sensitive potassium channel.
पोटेशियम चैनल क्लोज होने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव आयन का एक्यूमुलेशन होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल फ्रॉम -70 टू रीच करेगा हमारा -14 मिलीवोल्ट पे। जैसे ही -14 मिलीवोल्ट होगा हमारा वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल विल ओपन, calcium influx will be there, calcium is going to bind with this vesicle, insulin vesicle, और इंसुलिन वेसिकल से बाइंड होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ इंसुलिन होगा, इंसुलिन विल बी रिलीज इन द ब्लड। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे क्लिनिकल पार्ट पे, इंसुलिन सिक्रीटोगॉगीज, आवर सल्फोनाइल ये क्या करता है, ये हमारा एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देगा। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्लोज करने से क्या होगा, अभी जस्ट पढ़ा था, पोटेशियम आयन का एक्यूमुलेशन होगा, मेम्ब्रेनल डीपोलराइजेशन विल बी देयर, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगा हमारा जैसे ही -40 मिलीवोल्ट पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल आएगा, कैल्शियम चैनल ओपन होगा, इंसुलिन का सिक्रीशन होगा। So that's why insulin secretagogues like sulfonylurea is used in the treatment of diabetes mellitus. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डाइगॉक्साइड्स। डाइगॉक्साइड्स क्या करता है, ओपन करता है एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल ओपन होगा, मेम्ब्रेनल डीपोलराइजेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल विल नॉट ओपन, इंसुलिन का प्रोडक्शन रिलीज नहीं होगा। That's why digoxide is used in the treatment of insulinoma. ठीक है, Is this clear? इंसुलिन का रिलीज कैसे हो रहा है बीटा सेल से, कौन सा ग्लट, हमारा ग्लट 2 ग्लूकोज सेंसर की तरह एक्ट करेगा, ग्लूकोज एंटर करेगा, ग्लाइकोलाइसिस विल बी देयर, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल इज गोइंग टू क्लोज। पोटेशियम चैनल के क्लोजर की वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन में हमारा मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन इज गोइंग टू एक्यूमुलेट, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन क्या होगा, मेम्ब्रेनल डीपोलराइजेशन होगा, हमारा -70 मिलीवोल्ट से -40 मिलीवोल्ट पे जैसे ही रीच करेगा हमारा मेम्ब्रेन गेटेड कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल विल ओपन अप, कैल्शियम इनफ्लक्स होगा। और इसमें एक चीज स्किप हो गया, इसमें कैल्शियम के साथ साथ एक स्नेयर प्रोटीन होता है, calcium, ATP and snare protein, these three all bind with the insulin granule and इसकी वजह से एक्सोसाइटोसिस होता है। तो ये स्नेयर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है, कैल्शियम, एटीपी एंड स्नेयर प्रोटीन तीनों ही जाके बाइंड होते हैं इंसुलिन वेसिकल से। ठीक है, मूव करते हैं फर्दर। अब आ जाते हैं हमारे एक्शन पे। फर्स्ट लेक्चर जब हम एंडोक्राइन का स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था some hormones act via extracellular receptor, some act via intracellular receptor. Insulin act via tyrosine kinase receptor. Remember anyone? किसी को याद है ये चीज, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जब क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्मोन्स पढ़ा था। तो ये कैसा रिसेप्टर है, एंजाइमेटिक रिसेप्टर है। इंसुलिन एक्ट वाया दिस extracellular receptor, that is tyrosine kinase receptor. It consists of 2 alpha unit and 2 beta unit. ठीक है, ओनली अल्फा यूनिट हैज टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ठीक है, ये अल्फा यूनिट जो हमारा है उसमें नहीं होता है, बीटा यूनिट में सिर्फ टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है। अब आ जाते हैं ये रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हार्ट में, स्केलेटल मसल में एंड एडिपोज टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो होती है वो कहाँ कहाँ मिलेगी हमें, हार्ट में, स्केलेटल मसल में, एडिपोज टिश्यू में, क्योंकि टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट में, स्केलेटल टिश्यू में एंड एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, तो अब इंसुलिन कैसे एक्ट करता है, देखो इंसुलिन बाइंड करेगा इंसुलिन रिसेप्टर, दैट इज आवर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, GLUT4 अपरेगुलेट होते हैं हमारे ऑर्गन्स में। कौन कौन से ऑर्गन में अपरेगुलेट होंगे, जहां इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, हार्ट, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू में GLUT4। रिमेंबर GLUT2 अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे आ गया GLUT4 अपरेगुलेट होंगे हमारे कौन कौन से टिश्यूज में, हार्ट टिश्यूज, स्केलेटल टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज में अपरेगुलेट होंगे, एंड इसकी वजह से ग्लूकोज विल एंटर इनसाइड द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और यहाँ पे आ जाता है, दैट इज अलोंग विद द ग्लूकोज पोटेशियम आयन आल्सो मूव इनसाइड दिस सेल। ठीक है, अब इसकी वजह से एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है,
जब भी हाइपरकैलेमिया सिचुएशन होगी तो हम इंसुलिन और डेक्सट्रोज देते हैं। इंसुलिन देने से क्या होगा? इंसुलिन देने से हमारा ग्लूकोज एंड पोटेशियम का अपटेक स्टार्ट हो जाएगा इन हार्ट, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू। पोटेशियम जो ब्लड में ज्यादा था वो हमारे टिश्यू के अंदर आ जाएगा। हाइपरकैलेमिया का जो सिम्टम्स मिल रहा है दैट इज गोइंग टू क्योर्ड। ठीक है, और ग्लूकोज अपटेक की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज ना हो जाए इसलिए हम इंसुलिन के साथ साथ डेक्सट्रोज भी देते हैं। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलो अब आगे बढ़ते हैं मेटाबॉलिक एक्शंस पे। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट हियर इज इट इज अ मेजर एनाबॉलिक हार्मोन। ये आपको याद रखना होगा, इट इज अ मेजर एनाबॉलिक हार्मोन, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज हार्मोन ऑफ इंश्योरेंस। कार्बोहाइड्रेट पे कैसा एक्शन है? एनाबॉलिक है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, नियोग्लूकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। is going to inhibit the neoglucogenesis. न्यू ग्लूकोज का फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन डिक्रीज करेगा, ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज कराएगा। फैट पे कैसा एक्शन होगा? ऑब्वियसली एनाबॉलिक एक्शन होगा, लाइपोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। लिपिड का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? हमारे ब्लड में फ्री फैटी एसिड लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। स्केलेटल पे कैसा एक्शन होगा? ऑब्वियसली प्रोटियोजेनेसिस एक्शन होगा, तो उसकी वजह से फ्री अमीनो एसिड्स को ब्लड में डिक्रीज करेगा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एक्शन ऑफ आर इंसुलिन। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। कौन कौन से फैक्टर से हमारा इंसुलिन सिक्रीशन अफेक्ट होता है? फर्स्ट कमिंग टू द फैक्टर दैट इज गोइंग टू कॉज इंक्रीज इन इंसुलिन सिक्रीशन। ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज आर ब्लड ग्लूकोज। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा इंसुलिन इज गोइंग टू प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन रिमेंबर एनीबॉडी? ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? हमारा ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा था। इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। जैसे ही ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। Some GI hormones are also there that is going to influence the insulin secretion. Obviously, they are going to increase the insulin secretion. कौन कौन से hormones होते हैं? Incretins. Incretins को हम glucagon like peptide 1 भी कहते हैं, GLP-1. This incretin is going to increase the insulin secretion. ठीक है, अब आ जाते हैं क्लिनिकल पार्ट पे, दैट इज एक्सिनेटाइड। इट इज एनालॉग ऑफ GLP-1। GLP-1 क्या कर रहा था? इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा था, तो एक्सिनेटाइड क्या करेगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज कराएगा। इट इज गोइंग टू इंक्रीज द इंसुलिन प्रोडक्शन। ठीक है, DPP-4 होता है, ये क्या करता है? GLP-1 को डिग्रेड करता है। GLP-1 क्या कर रहा था? इंसुलिन इंक्रीज करा रहा था, ये DPP-4 क्या कराएगा? GLP-1 को डिग्रेड करा देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू डिक्रीज। दैट्स व्हाई DPP-4 इनहिबिटर्स, आवर ग्लिप्टिन्स, सीताग्लिप्टिन्स, इसी को हम इंसुलिन इंक्रीज कराने के लिए यूज करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, DPP-4 इनहिबिटर है, ये हमारा GLP-1 को डिग्रेड नहीं होने देगा, दैट्स व्हाई इंसुलिन प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, DPP-4 इनहिबिटर्स हमारा ग्लिप्टिन्स होते हैं। ग्लिप्टिन्स क्या होते हैं? DPP-4 इनहिबिटर्स होते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो GLP-1 है वो डिग्रेड नहीं होगा, इंसुलिन प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन, ये अलग पॉइंट नहीं है, ये हमारा इसी का है, GI हार्मोन्स का। तो फर्स्ट हार्मोन इज इंक्रेटिन, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द इंसुलिन प्रोडक्शन। Gastrin, secretin and cholecystokinin, these also are going to increase the insulin secretion. ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज फैक्टर दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द इंसुलिन सिक्रेशन। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे? सोमैटोस्टैटिन, अभी हमने पढ़ा था ना सोमैटोस्टैटिन,
इट इज अ यूनिवर्सल इनहिबिटर। तो ये इंसुलिन का प्रोडक्शन भी क्या कराएगा, इनहिबिट कराएगा। दैट इज वाई सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज करा देगा। डाइगॉक्साइड हाइपोकैलेमिया सिचुएशन है। हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन ऑब्वियसली फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से इंसुलिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ग्लूकोज और पोटेशियम अपटेक इंक्रीज हो जाएगा ना, तो पोटेशियम ऑलरेडी डिक्रीज है, तो दैट्स वाई हमारा फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है हाइपोकैलेमिया में। इज दिस क्लियर? चलो अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ आवर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऑन इंसुलिन सिक्रेशन। फर्स्ट हम आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, यानी हमारा वेगल स्टिमुलेशन। वेगल स्टिमुलेशन में हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। तो इन सारी सिचुएशन में क्या होगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो डू रिमेंबर एवरीबडी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से दो एक्शन मिलते हैं, अल्फा रिसेप्टर एक्शन, बीटा रिसेप्टर एक्शन। अल्फा 2 रिसेप्टर एक्शन की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज होता है एंड बीटा रिसेप्टर एक्शन की वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। बट जो ओवरऑल एक्शन मिलेगा दैट इज वाया अल्फा 2 रिसेप्टर। तो अल्फा 2 रिसेप्टर इज गोइंग टू कॉज डिक्रीज इन इंसुलिन। तो हम कह सकते हैं कि parasympathetic nervous system is going to increase the insulin secretion while sympathetic nervous system is going to decrease insulin secretion. ठीक है, सेम थिंग इज रिटन आउट हियर। ओवरऑल एक्शन कैसे आएगा, अल्फा 2 का एक्शन आएगा विच इज गोइंग टू कॉज डाउन एरो, दैट इज इंसुलिन सिक्रीशन को डिक्रीज कराएगा। Sympathetic nervous system is going to decrease the insulin and parasympathetic nervous system is going to increase the insulin production in our body. Lastly, that is counter regulatory hormones. There are some hormone that is going to act opposite of this insulin. Insulin क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा है, बट देयर आर सम हार्मोन दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। तो इंसुलिन के अपोजिट क्या क्या आ जाएगा हमारा, ग्लूकागॉन, अभी हमने पढ़ा था ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल्स, एपिनेफ्रिन, दीज आर एंटी इंसुलिन और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन। इसमें हमारा थायरोक्सिन भी आ जाएगा। इट इज अ मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन, रिमेंबर एवरीबॉडी, थायराइड ग्लैंड पढ़ा था हमने, पढ़ा था थायरोक्सिन इज अ मेजर कैटाबॉलिक हार्मोन। तो थायरोक्सिन क्या करेगा, it is going to increase the glucose level. So it is also a anti-insulin or counter-regulatory hormones of insulin. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के लिए बात करें तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, अर्ली मॉर्निंग में हाइपरग्लाइसीमिया करता है, जिसको हम डाउन्स फेनोमेना भी कहते हैं, डाउन्स फेनोमेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको बिल्कुल याद रखना, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, हार्मोन दैट इज गोइंग टू कॉज हाइपरग्लाइसीमिया। कौन कौन से आ जाएंगे, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल्स, एपिनेफ्रिन एंड आर थायरोक्सिन। ठीक है, ये हमारा इंसुलिन पार्ट और पैनक्रियाज पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस अटैच किए हैं, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइनल पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से हमारा क्या क्या ये रिलीज होता है एंडोक्राइनल पार्ट, इंसुलिन हमने पढ़ा था। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन पढ़ा था, यूनिवर्सल इनहिबिटर, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रीट हो रहा था, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड पी सेल से सिक्रीट हो रहा था। ठीक है, तो आंसर इज ए बी सी, ए बी सी नॉट डी, इट्स ई। ठीक है, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय, पढ़ा था, अल्फा सेल, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय पैनक्रियाज और आइलेट ऑफ लैंगहैंस, दोनों ही सही होगा। ठीक है, insulin is secreted along with the following molecule in a 1:1 ratio, equimolar ratio, C peptide. That's why we do C peptide assay. ठीक है, याद है? तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस और अटैच किए हैं मैंने, वो आप देख लेना। इंसुलिन मीडिएटेड ग्लूकोज अपटेक अकर थ्रू GLUT4, GLUT4 की एक्टिविटी को अप रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर का चार्ट है।
ये इंपॉर्टेंट है। GLUT1 इज प्रेजेंट इन ब्लड ब्रेन बैरियर एंड हार्ट इन लेसर एक्सटेंट, ठीक है। और जो ग्रेटर एक्सटेंट में हार्ट में प्रेजेंट होता है दैट इज GLUT4। अभी हमने पढ़ा था GLUT4 कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल मसल। GLUT2 कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में, पैनक्रियाज के बीटा सेल के बेजोलैटरल एंड पे, ठीक है। GLUT3 कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन, न्यूरॉन एंड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस और अटैच किए हैं, वो आप करना, कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेशन में हम ले लेंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज जो टॉपिक पढ़ा है उससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई डाउट आना नहीं चाहिए, बट इन केस कोई डाउट आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। ओके देन, बाय बाय एवरीबॉडी।